Hello and welcome guys to Legalpedia. I am your legal friend Rahul Solanki. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में इनेक्ट हुआ था एंड तब से ही ये इंडिया की डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन रहा है। इनेक्टमेंट के बाद से ही कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट इंटरप्रेटर रहा है बाय इट्स क्रिएटिव एंड इनोवेटिव इंटरप्रिटेशन एंड साथ ही सुप्रीम कोर्ट हैज बीन द अल्टीमेट प्रोटेक्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। ये सब फंक्शंस परफॉर्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट्स दिए हैं वो ना ही सिर्फ प्रेसिडेंट्स हैं बल्कि इन्होंने इंपॉर्टेंट इश्यूज पे लॉ बनाया है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आती है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इस जजमेंट की मेन थीम थी टू प्रोवाइड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एज अ सेफगार्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को सीज या होल्ड ना कर सके, बेसिकली टू प्रिवेंट असरपेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस डिसीजन के बाद देयर वाज अ शिफ्ट इन द बैलेंस ऑफ डेमोक्रेटिक पावर। इससे पहले दी गई जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स थ्रू अ प्रॉपर लेजिस्लेटिव प्रोसेस। लेकिन इस केस में कहा गया कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसको ऑल्टर नहीं कर सकती। इसके अलावा ये केस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ड्यूटी को समझा जो है टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन जो कोर्ट ने दी उसे जुडिशियल क्रिएटिविटी का पता लगता है एंड इस जजमेंट ने पूरे वर्ल्ड में एक बेंचमार्क सेट किया। इस डॉक्ट्रिन में कहा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कभी भी इनवैलिड कहा जा सकता है अगर वह कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर रही हो। तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की डेवलपमेंट को समझना जरूरी है। जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तभी से ये डिबेट रही है कि पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंस के शुरुआती सालों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ वर्डिक्ट्स जैसे कि शंकरी प्रसाद केस 1951 एंड सज्जन सिंह केस 1965 में माना कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब है कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। लेकिन गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती और ये पावर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ही हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के अंदर की गई अमेंडमेंट एक लॉ है एंड आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी अमेंडमेंट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे या एब्रिज करता है तो उसे वॉइड माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गोलकनाथ केस 1967, आरसी कूपर केस 1970 एंड माधव राव सिंधिया केस 1970 में दी गई जजमेंट से ओवरकम करने के लिए उस टाइम की इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 मेजर अमेंडमेंट किए जो थे 24th, 25th, 26th एंड 29th अमेंडमेंट। इन्हीं चारों अमेंडमेंट्स को केशवानंदा भारती केस में चैलेंज किया गया था। अब आता है सेकंड इंपॉर्टेंट केस, दैट इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इस केस का मेन थीम था टू एक्सपैंड द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 जो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, इसमें लिखा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसको ध्यान से पढ़े तो इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, मतलब कि अगर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता अगर ऐसा कोई लॉ पास्ड एंड इनेक्टेड है तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि कोर्ट के पास पावर ऑफ सब्सटेंटिव रिव्यू है अंडर आर्टिकल 21 जो उसे मेयर सुपरवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी कहा कि आर्टिकल 21 में एक्सप्रेशन प्रोविजन एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ का मतलब वही होगा जो एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का होता है। इसी केस के बाद एक केस में दिए गए जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 वुड रीड एज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय वैलिड लॉ। थर्ड केस आता है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985। इस केस की मेन थीम थी सैंक्टिटी ऑफ पर्सनल रिलीजियस लॉज एंड इसमें कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में नेशनल लेवल पर डिबेट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 1985 में मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस में जजमेंट दिया रिगार्डिंग द मेंटेनेंस जो एक मुस्लिम वाइफ को मिलना चाहिए फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड।
इस केस को वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है इन रिस्पेक्ट टू मुस्लिम वुमेन्स फाइट फॉर राइट्स इन इंडिया। इसे हजारों मुस्लिम वुमेन को ग्राउंड मिला टू मेक अ लेजिटिमेट क्लेम्स जो उन्हें पहले अलाउड नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट ने पॉलिटिकल बैटल एंड कंट्रोवर्सीज को खत्म कर दिया, जिसमें बात हो रही थी कोर्ट्स किस हद तक मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर सकता है। फोर्थ केस है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ रिजर्वेशंस की बात की गई थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में गवर्नमेंट के डिसीजन को अपहेल्ड करते हुए कहा कि एडवांस सेक्शन जो है ओबीसी के, जिन्हें क्रीमी लेयर भी बोला जाता है, उन्हें रिजर्वेशन से एक्सक्लूड करना चाहिए, लेकिन एससी एंड एसटी में क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। इस जजमेंट में साथ ही ये भी कहा गया कि रिजर्वेशन सिर्फ अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही हो सकती है, लेकिन प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होगी। लेकिन इस जजमेंट के बाद गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में और आर्टिकल 16(4)(a) को इंसर्ट किया, जिसमें स्टेट को पावर दी गई कि वो रिजर्वेशन से रिलेटेड प्रोविजंस बना सकती है इन मैटर ऑफ प्रमोशन फॉर एससी एसटी अगर स्टेट को लगता है कि दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 50% की लिमिट भी प्रोवाइड करी थी फॉर रिजर्वेशन कोटा। फिफ्थ केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। इसमें प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस की बात की गई है। अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस की बात करें तो इस केस को सबसे इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क माना जाता है। ये ऐसी जजमेंट थी जो किसी ने ना कभी सोचा था और ना ही कभी किसी ने ऐसा देखा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरनेशनल ट्रीटीज की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, जिनको एज अ म्युनिसिपल लॉ ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सेक्सुअल हैरेसमेंट की फर्स्ट अथॉरिटेटिव डेफिनेशन दी इन इंडिया एंड इंडिया में जुडिशियल लेजिस्लेशन की भी शुरुआत करी। क्योंकि इंडिया में सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस से रिलेटेड कोई भी लेजिस्लेशन नहीं था, इसलिए कोर्ट ने कहा कि कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन CEDAW साइंड बाय इंडिया इन 1980 पर रिलाई करना चाहिए इन इंटरप्रेटिंग आर्टिकल्स 14, 15, 19 एंड 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए कोर्ट ने बहुत से सोर्सेज को रेफर किया, इंक्लूडिंग द बीजिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अ डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स ओन अर्लियर डिसीजंस। इस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस। नंबर 1, एम्प्लॉयर या बाकी लोग जो वर्कप्लेस पे काम कर रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी है टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वो सेटअप करें एक प्रोसेस टू रिजॉल्व, सेटल और प्रोसिक्यूट इन सच केसेस। सेकंड, सभी एम्प्लॉयर्स एंड बाकी लोग जिनके पास वर्कप्लेस का चार्ज है, ये उनकी ड्यूटी है टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड अगर कोई भी एक्ट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस अंडर आईपीसी या किसी और लॉ के अंडर, तो उसके खिलाफ एक्शन ले एंड गिल्टी को पनिश करे। थर्ड, अगर कोई भी एक्ट एक लीगल ऑफेंस नहीं है या ब्रीच ऑफ सर्विस ड्यूटी नहीं है, फिर भी ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो वर्कप्लेस में ऐसी एनवायरनमेंट बनाए कि हर कंप्लेंट को एड्रेस एंड री एड्रेस किया जा सके इन अ टाइम बाउंड मैनर। फोर्थ, ऐसा कंप्लेंट मैकेनिज्म हो जो अगर जरूरी लगे तो कंप्लेंट कमेटी प्रोवाइड करे, अ स्पेशल काउंसलर और बाकी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाए जिससे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जा सके। कंप्लेंट कमेटी की हेड वुमेन हो एंड एटलीस्ट हाफ मेंबर्स ऑफ द कमेटी शुड बी वुमेन। फिफ्थ, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो फीमेल एम्प्लॉयर्स को उनके राइट्स एंड कोर्ट की गाइडलाइंस के बारे में बताते रहें। सिक्स्थ, अगर कोई थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो सभी जरूरी स्टेप्स ले टू सपोर्ट द विक्टिम। सेवेंथ, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ये इंश्योर करे कि ये सभी गाइडलाइंस प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज इंप्लीमेंट करें। सिक्स्थ केस है अरुणा रामचंद्र शानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। इस केस में पैसिव यूथनासिया को कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्ट करने की बात की गई। पैसिव यूथनासिया वो कंडीशन होती है जब एक पेशेंट जो टर्मिनली इल है एंड बहुत ही पेन से सफर कर रहा है, तो उसे मेडिकल ट्रीट करना बंद कर देते हैं ताकि उस पेशेंट को पेन से रिलीफ दे सके। मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे कि उसको परमानेंट मुक्ति दे सके संसार से। इस केस ने इंडिया में यूथनासिया पे डिबेट छेड़ दी थी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर एक रिट पिटीशन फाइल की गई जिसमें यूथनासिया के लेजिस्लेशन के लिए पूछा गया ताकि अरुणा जो बीमारी से सफर कर रही थी उनको उसे फ्री किया जा सके बाय सीकिंग विड्रॉल ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पैसिव यूथनासिया को रिकॉग्नाइज किया एंड कहा कि लाइफ सस्टेनिंग मेडिकल ट्रीटमेंट को विड्रॉ किया जा सकता है
उन पेशेंट्स के लिए जिनके बारे में डॉक्टर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। इसी जजमेंट को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक जजमेंट दिया जिसमें कोर्ट ने पैसिव यूथनासिया एंड लिविंग विल को रिकॉग्नाइज किया। लिविंग विल एक कंसेप्ट है जिसमें पेशेंट कंसेंट देता है कि वो अलाउ कर रहा है विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जिसके बाद पेशेंट के सर्वाइवल का कोई चांस नहीं बचेगा। 7th केस है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। इस केस में सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट RPA 1951 वाज स्ट्रक डाउन, जो अलाउ करता था कन्विक्टेड लॉ मेकर्स को 3 months का पीरियड फॉर फाइलिंग अपील्स टू द हायर कोर्ट एंड टू गेट अ स्टे ऑन द कन्विक्शन एंड सेंटेंस। RPA का सेक्शन 8 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस के बारे में। इस सेक्शन में लिखा है कि अगर किसी भी पर्सन को एक ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जाता है या जेल भेजा जाता है एज पर वेरियस कंडीशंस मेंशन अंडर सेक्शन 8 सब सेक्शन 1, 2 एंड 3, तो उसे डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन एंड उसके रिलीज होने के बाद भी 6 साल तक उसे डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। लेकिन सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 MPs एंड MLAs को प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन एंड वो ऑफिस होल्ड करना कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वो कन्विक्शन के 3 months के अंदर अपील फाइल कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जितने MPs एंड MLAs हैं जिनको कन्विक्ट किया जा चुका है वो इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे फ्रॉम होल्डिंग मेंबरशिप एंड उनको 3 months का टाइम नहीं दिया जाएगा टू फाइल अपील। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि जो डिस्क्वालिफाइड है वो इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो MP या MLA है तो वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। 8th केस है जस्टिस KS पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। ये केस भी एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा हुआ है एंड वो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर फॉल करता है। 9 जजेस की बेंच ने इस केस में डिटरमाइन किया था कि प्राइवेसी एक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड वैल्यू है या नहीं। इस केस ने कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन को चैलेंज किया, क्योंकि अगर प्राइवेसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड वैल्यू है तो फिर जितने भी कंसेप्ट्स हैं रिलेटेड टू लिबर्टी एंड उससे रिलेटेड प्रोटेक्शन वो सभी रीडिफाइन हो जाएंगे। पुत्तस्वामी जजमेंट ने राइट टू प्राइवेसी को इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में एज अ फंडामेंटल राइट एस्टैब्लिश किया। इस केस को बहुत से केसेस में एज अ प्रेसिडेंट यूज किया गया एंड इसके स्कोप पर लगातार बात होती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आधार स्कीम को वैलिड बताया था एंड कहा था कि वो राइट टू प्राइवेसी को वॉलेट नहीं करता, क्योंकि थोड़ा बहुत बायोमेट्रिक्स कलेक्ट करे थे गवर्नमेंट ने फॉर एनरोलमेंट प्रोसेस एंड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस वाज नॉट एक्सपोज टू इंटरनेट। आधार कार्ड एक्ट 2016 को मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था एंड इस केस में कुछ प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट भी दिए गए। इसमें कहा गया था कि प्राइवेसी एक नेचुरल राइट है फॉर एवरी नेचुरल पर्सन एंड इसे सिर्फ स्टेट एक्शन के द्वारा ही रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है एंड उस एक्शन को 3 टेस्ट पास करने होंगे। नंबर 1, स्टेट एक्शन लेजिस्लेटिव मैंडेट होना चाहिए। सेकंड, वो एक्शन लेजिटिमेट स्टेट पर्पस के लिए होना चाहिए। एंड थर्ड, वो एक्शन प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, मतलब कि स्टेट एक्शन अपने नेचर एंड एक्सटेंट दोनों में ही डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए नेसेसरी होना चाहिए एंड वो एक्शन ऐसा होना चाहिए जो सभी ऑल्टरनेटिव्स में से लीस्ट अफेक्ट करे लोगों की प्राइवेसी को। अब आता है 9th केस, जो है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इस केस में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया था एंड सेक्शन 377 ऑफ IPC के कुछ पार्ट्स को स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली कहा था कि सेक्शन 377 ऑफ IPC अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो बात करता है कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। पिटीशन में कहा गया था कि सेक्शन 377 वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्राइवेसी, freedom of expression, equality, human dignity, and protection from discrimination guaranteed under Article 14, 15, 19, and 21 of the Indian Constitution. सुप्रीम कोर्ट ने KS पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की जजमेंट पर रिलाई किया, जिसमें कहा था कि LGBT कम्युनिटी को राइट टू प्राइवेसी देने से मना करना, क्योंकि वो माइनॉरिटी है पॉपुलेशन में, ये उनका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा एंड दैट सेक्सुअल ओरिएंटेशन फॉर्म्स एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी and denying the same would be violative of the right to life. तो गाइज, ये थे सभी इंपॉर्टेंट केसेस और लैंडमार्क जजमेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक्ड इट, then please hit the like button and subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Till then, goodbye.